नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया या हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 सीई, उसका जो पहला टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र के या किसी भी काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों को माना जाता है। द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर कंसिडर्ड मोस्ट important because it is on the basis of these sources that we construct or we write down the history of any period or any place. किसी भी राष्ट्र के जो प्राचीन काल का इतिहास है उसको जानने के स्रोत अत्यधिक सीमित होते हैं, और भारत के प्राचीन इतिहास के लिए भी, उस पीरियड के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत अत्यधिक सीमित हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसके लिए जो भारतीय थे उन्हें उत्तरदायी ठहराया है। जिस प्रकार से अलबरूनी ने लिखा था कि जो हिंदू हैं या जो प्राचीन भारतीय हैं वे घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते, और इस प्रकार से जो कालक्रम है उसका निर्धारण अत्यधिक कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी भारतीयों की जो ऐतिहासिक नॉलेज है उसके बारे में लिखा था, लेकिन मूल रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राचीन काल के इतिहास को जानने के अधिकतर जो राष्ट्र हैं या अधिकतर जो प्रदेश हैं उनके स्रोत सीमित हैं, क्योंकि इतिहास लेखन तब से शुरू हुआ जब लिपि की जानकारी हुई, और इसीलिए उससे पूर्व को इतिहास को जानने के स्रोत सीमित ही माने जा सकते हैं। भारतीयों के बारे में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लेखन कला से वे बहुत पहले से परिचित थे, और उससे भी पूर्व, लिखने से भी पहले जो स्रोत यानी लिसनिंग से जो जानकारी आगे से आगे बढ़ रही थी, जिन्हें वेद भी कहा जाता है, तो इन्हें सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से माना जाता है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि भारतीयों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रधान था, और इसीलिए हो सकता है कि हिस्ट्री में जिन चीज़ों की आवश्यकता या जिन तत्वों का समावेश होता है आजकल के इतिहास के अध्ययन में, उनकी इसमें कुछ कमी हो। फिर भी मूल रूप से इतिहास को जानने के जो विभिन्न स्रोत हैं वे उनका अध्ययन जो है इस लेक्चर में किया जाएगा। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है इति जमा ह जमा अ से मिलकर के बना हुआ, जो कि संस्कृत के शब्द हैं। इति से मतलब है ऐसा, ह से मतलब है निश्चित रूप से, और अस धातु से मतलब है हुआ था। तो ऐसा निश्चित रूप से हुआ था ही इतिहास है। तो इतिहास तब तक प्रामाणिक नहीं माना जाता जब तक कि उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास में रेफरेंसेस या सोर्सेज नहीं हो। लेकिन जो प्राचीन काल का इतिहास है उसमें कई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो जानकारी है वो पूरी नहीं है, और जानकारी को पूर्ण करने के लिए कई सारे जो गैप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इमेजिनेशन का या किसी प्रकार से लिंक करने का जो कार्य है वो इतिहासकारों के द्वारा किया गया है, और इसीलिए कुछ जगहों पर यह माना जा सकता है कि स्रोत जो हैं वे सीमित हो जाते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो विभिन्न स्रोत हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। ब्रॉडली we can divide the sources of ancient Indian history into 4 categories.
पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिखित साहित्य, रिटन लिटरेचर, धार्मिक ग्रंथ जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, और विदेशियों के वृत्तांत अर्थात अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। पुरातात्विक स्रोत में सामान्यतः ज़मीन के नीचे से जो भी वस्तु प्राप्त हुई है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। लिखित साहित्य को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है, ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य। धार्मिक ग्रंथ का भी वर्गीकरण हिंदू धर्म ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में किया जा सकता है, और जो विदेशों के वृत्तांत हैं वो भी भाषा के आधार पर चीनी भाषा में, चाइनीज़ में, या अरेबिक अरबी भाषा में इनको जो है फर्दर क्लासिफिकेशन इनका किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन भारत का इतिहास है उनको जानने के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातत्व संबंधी स्रोतों को माना जा सकता है। मूल रूप से पुरातात्विक स्रोत वे हैं जो कि पृथ्वी की खुदाई से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं, यदि वे इतिहास के निर्माण में किसी भी प्रकार से सहयोग करती हैं तो उन्हें पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। और जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसे जानने का हमारे पास जो एकमात्र स्रोत है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो थोड़ा बहुत लिखा गया है मोहरों के ऊपर या सील्स के ऊपर, उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए लिखित साहित्य कोई उपलब्ध नहीं है, और अन्य जानकारी भी नहीं होने के कारण से इस सभ्यता की लगभग संपूर्ण जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक स्रोत ही है। पुरातात्विक स्रोतों को मूल रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, भवन एवं स्मारक, मिट्टी के बर्तन या इसके अलावा भी जो सामग्री प्राप्त हुई है जिन्हें आर्टिफैक्ट्स में पढ़ा जाता है, और किसी भी पीरियड के जो सिक्के हैं। और मूल रूप से ये सभी चीज़ें धरती की खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं। प्राचीन जो भारतीय शासक थे उन्होंने अपनी कीर्ति या अपनी यश गाथा को आगे तक भी, ताकि उनका स्मरण रहे, उसके लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण करवाया था। यदि उन्हें पत्थरों पर लिखा गया तो उन्हें स्तंभ लेख कहा जा सकता है। विभिन्न ताम्रपत्रों पर और इसके अलावा गुफाओं में भी कई सारी चीज़ें उत्कीर्ण मिलती हैं, जिन्हें अभिलेख की जो कैटेगरी है इसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसे माना जा सकता है, जो कि गुप्त काल के अध्ययन में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के जो विभिन्न स्तंभ हैं उन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिनसे मौर्य काल की अधिकतर जानकारी प्राप्त होती है। अधिकतर इन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर दान देने संबंधी या जो विजय संबंधी वर्णन है वो किया गया है, जो कि इतिहास की जानकारी के लिए ज़रूरी माना जा सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें भवनों को या स्मारकों को शामिल किया जाता है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं, सिंधु घाटी के जो मूल रूप से स्थान हैं। और क्योंकि ये पूरी की पूरी सभ्यताएं जो हैं वो ज़मीन की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र और अन्य जो स्थान है वहाँ के इतिहास की जानकारी भी बिल्डिंग्स के द्वारा मिलती है। इसके अलावा कई जो मंदिर हैं या कई जो स्तूप हैं वे सभी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और इतिहास के अध्ययन में
इनसे अत्यधिक सुविधा है। प्रारंभिक काल से ही जो सबसे पूर्व जो बर्तन काम में आए वे अधिकतर मिट्टी के बने हुए थे। तो पॉटरी और जो अधिकतर अन्य जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके द्वारा भी उनकी जो कला है उसका और अन्य चीज़ों का जो अध्ययन है वो भी इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न कालों में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने का, क्योंकि सिक्कों के द्वारा कई सारी जानकारी इतिहासकारों को प्राप्त होती है। विभिन्न सिक्कों पर यदि किसी शासक का चित्र या उसका जो रूलिंग पीरियड है वो अगर उसमें लिखा होता है तो उससे शासकों के बारे में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को निर्धारित करने में काफ़ी सुविधा होती है। सिक्के यदि सोने, चांदी या अन्य किसी धातु के बने हों तो उसके आधार पर जो आर्थिक स्थिति है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। और जिस प्रकार से सिक्कों पर विभिन्न चित्र बने होते हैं उनसे उस समय की जो कला की स्थिति है उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। सिक्कों में मूल रूप से समुद्रगुप्त के जिस प्रकार से सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो विभिन्न जो अन्य जानकारी हैं वो भी प्राप्त हो सकती हैं। यदि किसी भी एक प्रकार के सिक्के बहुत ही सीमित संख्या में किसी अन्य स्थान से मिलते हैं तो वहाँ से जो व्यापार है उसके बारे में भी इतिहासकार जो हैं वे अनुमान लगाते हैं। और मूल रूप से यदि किसी प्रदेश में किसी स्थान पर सिक्के सीमित संख्या में मिलते हैं तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि वहाँ से निश्चित सभ्यता का कोई ना कोई व्यापारिक जो लेन देन है वो रहा होगा। इस प्रकार से जो पुरातात्विक स्रोत हैं वे इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। और मूल रूप से प्राचीन भारत के इतिहास में जहाँ हमारे पास अन्य कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है वहाँ पर इन स्रोतों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।